देखिए पॉलिटिकल का चैप्टर निकालिए आप। पॉलिटिकल में 4 क्यों है? पॉलिटिकल में तो काफी चैप्टर्स हैं आपके, 4 कौन कह रहा है आपको? मैंने कहा मैं आपके 4 चैप्टर चेक करूंगी, 2 चैप्टर ज्योग्राफी के, चैप्टर नंबर 2 और 3, और चैप्टर 1 और 2 सिविक्स के। ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। कुछ बच्चों का आज चेक होगा, कुछ का कल होगा। और जो बच्चे क्लास लीव कर देते हैं ना, इनके घर में फोन करूंगी, फिर मंगवाऊंगी इनकी नोटबुक। चलिए, जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर, उसी को ही ओपन कर लीजिए। क्या हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया बेटा? नहीं ना। आज हम चैप्टर नंबर 4 भी स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस अभी और रिमेनिंग हैं, वो भी करेंगे, लेकिन आज चैप्टर 4 भी हम पढ़ेंगे कुछ। देखिए, ओपन कर लीजिए पेज नंबर C32, चैप्टर नंबर 4। हाँ जी, द चैप्टर नंबर 4। आप लोग भी उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट किया करो, और कितने छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अपनी एक रफ नोटबुक बना लो और उसमें करते जाया करो, ठीक है? जब इन बिटवीन क्वेश्चंस आएंगे ना, तो बेटा पढ़ना उसको आप। चलिए, चैप्टर नंबर 4 है द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब समझते हैं आप? कार्यकारी, जो देश को कानून लागू करवाती है। मींस पार्लियामेंट्री जो संसदीय प्रकार की सरकार है, और एग्जीक्यूटिव, हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी थी ना गवर्नमेंट की, कौन कौन सी थी? एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें हम एग्जीक्यूटिव के रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यकारी है, जैसे कि जो इस वक्त जिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, पीएम का क्या काम होता है, प्रधानमंत्री का, मिनिस्टर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है यहाँ पर मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक ही आपका स्टार्ट हो गया, क्या? मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मींस कार्यकारी, जो 3 ब्रांचेस हैं उनमें से जो सेकंड ब्रांच है गवर्नमेंट की, जो कानूनों को लागू करवाती है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है। देखिए, एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव सरकार का वो भाग है विच एनफोर्स द लॉ, जो कि कानूनों को लागू करवाती है, मेड बाय द लेजिस्लेचर, जिन्हें लेजिस्लेचर ने बनाया था। अब 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानूनों को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है उन्हें एनफोर्स करना, उन्हें लागू करना। और जुडिशरी आपका न्यायालय है। मीन्स executive is the organs of the government which enforce the law made by the legislature and run the administration of the country, और देश के प्रशासन को चलाती है, सरकार चलाती है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट, जो केंद्रीय एग्जीक्यूटिव है, केंद्र सरकार में जो कार्यकारी आपकी ब्रांच है, कंसिस्ट ऑफ, उसमें आपके कौन कौन है? देखिए, प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति, क्योंकि वो सबसे बड़ी पोस्ट है। सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री, एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, और उनकी मंत्री परिषद। अब मेरे को फटाफट से बताइए, प्रेसिडेंट का नेम बताइए। आपसे छोटे हैं, मिस्टर कौन लगाएगा? क्या नाम हो गया? मिस्टर रामनाथ कोविंद। और वाइस प्रेसिडेंट? वेंकैया नायडू। वेरी गुड। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए, अब इसके नीचे का टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? संसदीय जो प्रणाली है, उसका क्या मतलब है? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट अप द पार्लियामेंट
सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने सेटअप कर दिया है पार्लियामेंट को, संसद सिस्टम को बनाया है, संसद प्रकार की सरकार को बनाया है, जिसमें सेंटर में भी स्टेट में भी। देखिए ना, एमएलए के भी चुनाव होते हैं, लेजिस्लेचर बनाया आपका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और उधर आपका पार्लियामेंट है, जिसके अंदर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत देयर एग्जिस्ट अ क्लियर डिस्टिंक्शन, इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया है, मतलब दोनों को अलग अलग करके बताया गया है। किस किस को? क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए बेटा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव तो वो हो गया, कार्यकारी ब्रांच है आपकी, ऑर्गन है गवर्नमेंट का, लेकिन उसका हेड, ठीक है, उसका जो हेड है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। लेकिन क्या आपने देखा कि हमारे देश के लिए जितने भी नियम बन रहे हैं आजकल, कोरोना को लेकर न्यूज आती है, पीएम ज्यादा आते हैं या प्रेसिडेंट ज्यादा आते हैं टीवी पर? बताइए। ज्यादातर जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? पीएम कर रहे हैं या प्रेसिडेंट कर रहे हैं? पीएम कर रहे हैं। तो बेटा, जो प्रेसिडेंट है ना, वो तो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब नाम मात्र के वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जो मेन पावर है वो हमारे किसके हाथों में है? हमारे देश के पीएम के हाथों में है। ठीक है, तो पीएम को कौन सा हेड कहा गया? रियल एग्जीक्यूटिव। मतलब रियल एग्जीक्यूटिव तो पीएम ही है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। देखिए आप, under the parliamentary system there is a exist a clear distinction between the nominal executive, मतलब नाम मात्र का कार्यकारी है आपका प्रेसिडेंट, तो सिर्फ नाम मात्र का। क्योंकि देखो ना, लोकसभा ने कानून पास कर, लोकसभा ने आपका बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने कर दिया, दोनों सदनों में पास हो गया। अब प्रेसिडेंट को तो कोई आपत्ति है ही नहीं, प्रेसिडेंट तो उस पर सिग्नेचर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम मात्र का कार्यकारी हो गया। रियल एग्जीक्यूटिव पावर तो आपके देश के पीएम के पास में है। द नॉमिनल है एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति हैं, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि हमारे स्टेट के हेड है। अगर एक क्वेश्चन यहां से बनता है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, हम क्या लिखेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट। जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, यानी कि कौन कौन है प्रेसिडेंट? यस, द रियल एग्जीक्यूटिव इज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की है, जो केंद्र सरकार बन रही है, और हेडेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। और उसके हेड कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है ना, वो कौन है? वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव सबके पास, उसके उसके पास ही सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे ज्यादा पावर उसी के हाथों में है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनकर वहां पर आया है। ठीक है ना, इसीलिए ये कैसा है? रियल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन प्रेसिडेंट आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है, कलेक्टिवली मिलकर रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में चुने हुए प्रेसिडेंट आते हैं और वहां पर लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम किया जाता है। Ministerial responsibility is the essential feature of the parliamentary democracy. फिर ministerially ministerial responsibility, ministers की, मंत्रियों की जो जिम्मेदारी होती है, वो एक बहुत जरूरी विशेषता है हमारी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की। क्योंकि अगर मंत्री जो है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, तो लोगों के हाथों में पावर है, वो उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में चूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं उनकी सीट से। सबसे पहले हम बात करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के हेड हैं, सबसे बड़े पोस्ट इन्हीं की है। एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब देश के सिटीजन्स की काउंटिंग होती है, तो देश का प्रथम नागरिक हमारे देश का राष्ट्रपति ही होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स एक्सटेंसिव पावर ऑन द प्रेसिडेंट, हमारे संविधान ने, कॉन्फेर मतलब होता है प्रदान करना, बहुत सारी, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा पावर प्रदान की है प्रेसिडेंट को। हम प्रेसिडेंट की पावर के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती है। क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन, यदि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो देखिए। Following are the qualification prescribed by the Constitution.
ये वो निम्नलिखित विशेषताएं हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाएगा। उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? जैसे हमने पीछे वाले में किया, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कोई इंग्लैंड से कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर देश के लिए पीएम बन जाएगा, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, या फिर वो प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो, या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की ही पोस्ट क्यों ना हो। तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर। इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। और मैंने लोकसभा के मेंबर्स की एज कितनी बताई थी आपको? एनीवन? 25। एंड द राज्यसभा? और कितनी एज में लोगों को वोट का अधिकार मिल जाता है? 18 ईयर। 18 ईयर में वोट देने का अधिकार, 25 ईयर में लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकार, 30 ईयर में राज्यसभा का सदस्य बनने का अधिकार, एंड 35 ईयर्स आपके प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, और उसके पास वो सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि लोकसभा के मेंबर के पास होती है, मतलब बैंक करप्ट नहीं हो, ठीक है, मैड नहीं हो, और भी हमने काफी सारी लिखी थी ना उसमें, बैंक करप्ट नहीं हो, और मैड नहीं होना चाहिए, और क्या लिखा था हमने बताइए उसमें इसके अलावा? सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी एज लिखी थी, और वो किसी पोस्ट पर नहीं हो, है ना, गवर्नमेंट के किसी ऑफिस पर। हाँ जी बोलो। हम्म। दूसरे नेता वोट मतलब किस किस वे में पूछ रहे हो आप बेटा? दोबारा बताओ क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ बेटा करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन तो सभी लोगों के लिए है, वहां पर तो देश के वो सभी नागरिक वोट डालेंगे जिनकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से अब हो। मैं अगर इलेक्शन में खड़ी होती हूँ तो मैं भी तो देश की नागरिक हूँ, मैं भी एक वोट डालूंगी, एक वोट तो मेरा भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये देखा जाएगा कि उसके अंदर देश के सभी नागरिक ने वोट डाला लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भारत का सिटीजन वो तो है ही, जो उसके चुनाव के लिए खड़ा है ना, वो व्यक्ति खुद भी वोट डालेगा, उसके फैमिली मेंबर्स भी डालेंगे, और उसकी पार्टी के दूसरे सदस्य तो डालेंगे, लेकिन उसकी पार्टी के जो दूसरे सदस्य हैं वो उसे कैसे वोट दे सकते हैं, क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं। देखिए ना, आप मेरी बात सुनिए। अब मैंने आपको बताया लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा से। ठीक है, अब हरियाणा से 10 मिनिस्टर, मतलब 10 जो है वो एमपीज बनेंगे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनेंगे। अब 10 निर्वाचन क्षेत्रों में हरियाणा को बांट दिया, हरियाणा के 10 पार्ट्स कर दिए गए, हर पार्ट से कुछ लोग खड़े हुए, उनमें से एक ही व्यक्ति चुना गया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पार्टी का एक ही व्यक्ति खड़ा होगा। अब वो बीजेपी का जो व्यक्ति खड़ा होगा वो अपना वोट तो डाल रहा है, लेकिन जो उसका पार्टनर है वो तो किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ है, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर को तो वोट नहीं डालेगा। डालेगा बताओ आप? आपने देखा होगा, जैसे आप सिंपल देखिए, आपके गांव में इलेक्शन होते हैं सरपंच के लिए, पंच के लिए, पंच के लिए, देखिए सरपंच तो उनका हेड हो गया, पंच के जब इलेक्शन होते हैं तो गांव को कई पार्ट्स में बांट दिया जाता है, वार्ड बांट दिए जाते हैं, है ना। वार्ड नंबर 1 से 10 मेंबर खड़े हो गए, वार्ड नंबर 2 से 10 मेंबर खड़े हो गए, वार्ड नंबर 3 से भी 10 मेंबर खड़े हो गए। अब जो वार्ड नंबर 1 के सदस्य हैं वो उन्हीं 10 मेंबर को वोट डालेंगे जो उनके क्षेत्र का है, दूसरे भाग में तो जाकर नहीं डाल सकते ना निर्वाचन क्षेत्र में वो। अब जो बीजेपी के वहां पर मान लीजिए 250 मेंबर्स आए चुनकर, वो 250 मेंबर्स को कैसे उसको वोट दे सकते हैं बेटा? वो व्यक्ति तो हरियाणा की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा था। ठीक है ना, बाकी 9 तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से हैं, तो वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में अपने अपने वोट करेंगे। ठीक है ना, और कोई व्यक्ति दिल्ली का है तो उसका वोट दिल्ली में होगा, कोई वो यूपी का है उसका वोट यूपी में होगा। लेकिन जब
उन्हें अपना हेड चुनना होता है ना, उन्हें अपना हेड चुनना है। तब वो व्यक्ति जो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम अपना हेड किसे बनाएं। और हेड बनाने के लिए यदि उनके बीच में वार्तालाप होती है, मान लीजिए 250 सदस्य हैं, उनके बीच में हेड किसे बनाया जाए, मिनिस्टर्स जो हैं 2 लोगों को हेड बनाने के लिए तैयार हैं, तो वोटिंग हो सकती है ना, कि पार्टी के कितने मेंबर इसके फेवर में, कितने मेंबर इसके फेवर में, जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर बना दिया जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं अब मैं क्लास को मॉनिटर बनाने के लिए बोलूं तो 7th A1 के बच्चे जाकर 7th A2 में वोट देंगे, नहीं दे सकते ना, बताइए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? मतलब वो व्यक्ति का वोट जहां पर बना है वो सिर्फ उसी ही वोटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने वोट को डाल सकता है। अगर उसी वोटिंग लिस्ट के अलावा वहां पर उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति है तो वो दे सकता है उसको वोट, कोई पाबंदी नहीं है। आगे देखो, अब कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा है, शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सिलेक्ट हो रहा है वो किसी भी प्रॉफिट के पद पर, मतलब कहीं जॉब नहीं कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना, तो किसी राज्य में, मतलब अंडर एनी प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी स्टेट, या फिर और भारत के किसी भी राज्यों के अंदर उसकी कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो उसको अपनी एक अलग से सैलरी भी मिलने वाली है ना, तो दो दो काम इकट्ठे नहीं होंगे। टर्म ऑफ ऑफिस, कितने समय के लिए उसका जो ऑफिस है, मतलब उसका जो पद है उसका कार्यकाल कितना होगा। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। कह रहे वो व्यक्ति जो है क्या है, होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 year, 5 साल के लिए रह सकता है, एंड ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यदि वो री इलेक्शन के लिए योग्य है तो नेक्स्ट टाइम भी उसको चुन लिया जाएगा। अभी तक सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो 2 बार बनकर आए हैं, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका नाम था, वॉज ओनली प्रेसिडेंट, वो सिर्फ अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे टू हैव बीन री इलेक्टेड, जिन्हें दोबारा चुना गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, यदि प्रेसिडेंट को रिजाइन देना हो, ठीक है, वो रिजाइन देना चाहता है तो वो रिटर्न में देता है, एक रिटर्न एप्लीकेशन देता है। वो एप्लीकेशन किसको दी जाती है, क्योंकि उसकी पोस्ट तो सबसे बड़ी है ना, तो अब वो वाइस प्रेसिडेंट को अपनी वो रिटर्न जो है एप्लीकेशन उसे देगा, जो रिजाइनिंग लेटर है उसका वो, ठीक है। आज बेटा हम इतना ही पढ़ा है हमने सिर्फ कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, हमारे नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट है, एंड द रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट की क्या पोस्ट है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एंड द टर्म ऑफ ऑफिस, और उसके ऑफिस का कार्यकाल कितना है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है, यदि किसी प्रेसिडेंट को उसकी सीट से हटाना हो तो उसके लिए क्या लॉ लगता है, कौन सा कानून बना है उसके लिए, इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। अभी कोई भी बच्चा क्लास से लीव नहीं करेगा, मैं नोटबुक्स चेक करूंगी, ठीक है। जिस जिसका नाम हो वो अपनी नोटबुक ओपन करेगा। सभी बच्चे अपने हाथ में रख लो नोटबुक, ओपन कर कर रखो नोटबुक। नरगिस है यहाँ पर, नरगिस नहीं, अंश, अंश, आदित्य से नाम से ज्वाइनिंग कर रखी थी अंश ने, अंश देख लीजिए। हिमांशु नहीं, लीव नहीं करना है, मैं नोटबुक चेक कर रही हूँ। नमन यादव आप दिखाइए अपनी नोटबुक, ओपन करो बेटा नोटबुक। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुको। यस, थोड़ा पास लाओ। यस, पेज चेंज करो। कौन सा चैप्टर चल रहा है ये, रुको।
क्या लिखा हुआ है ये आपने? क्लियर नजर नहीं आ रहा है मुझे। यस, चेंज करो। आगे चलो। यस। जियोग्राफी का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया आपका? बेटा जवाब दो नमन। नमन, आपने क्या चैप्टर फर्स्ट भी कर रखा है नमन? ठीक है, चैप्टर नंबर 3 दिखाइए मुझे। ये कौन सा ओपन हो रहा है? मेरे को जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दिखाइए आप। जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और 3। जितने नमन नोटबुक लेने गया है, इतने सौरभ आप ऑन कर दीजिए अपना कैम। ले आए? चैप्टर नंबर 3। 2 भी दिखाओ, एक बार पीछे पलटो, ये तो मिनरल वाला चैप्टर है। 2 भी दिखाओ। वेरी गुड। चलो फटाफट पलटो पेज। टोटल क्वेश्चन कितने हैं सॉइल वाले चैप्टर के? पेज पलटते जाओ। यस, चेंज। चैप्टर 3 दिखाओ, फटाफट पलटो। 2 के टोटल क्वेश्चन कितने हैं? चैप्टर 2 के टोटल क्वेश्चन कितने हैं बेटा? जियोग्राफी की बात कर रही हूँ, आप नोटबुक बंद कर रहे हो। 10 कैसे हो सकते हैं? आपने कितने कर रखे हैं नमन? 10 क्यों कर रखे हैं आपने? 10 कैसे मिले आपको? चैप्टर नंबर 3 के कितने क्वेश्चन कर रखे हैं आपने? चैप्टर नंबर 3 के 15 ही है। अब चैप्टर नंबर 1 दिखाओ मुझे सिविक्स का। क्यों भाई? आप ऐसा करो, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो, मैं भेजूंगी आपको चैप्टर। चलो सौरभ, ओपन योर नोटबुक। सौरभ, मैसेज भेजो नमन मेरे पास। मैं आपको जो भी होगा भेज दूंगी। आप चैप्टर नंबर लिखकर भेजो, कौन कौन से चाहिए आपको, और अपनी क्लास और अपना नेम। नमन, दिखाओ बेटा। नहीं नमन, आपकी अब मैं कल देखूंगी। मुझे ये सौरभ दिखाएगा अब। सौरभ, सौरभ आपने तो चैप्टर नंबर 1 भी कर रखा है ना? सौरभ A1 वाला सेक्शन है। रुक जाओ एक मिनट, आपका नाम मैंने कल लिखा था। सौरभ, यस। चैप्टर 1 भी हो रहा है। यस, आगे हाँ, कंजर्वेशन। आगे चलो बेटा, आगे चलो। वेरी गुड। यस, चेंज करो। ओके, आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन दिखाओ, क्या है लिखा है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंजर्वेशन। ओके, ठीक है। कितना, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? ये कितने क्वेश्चन थे आपके? चैप्टर नंबर 2 ही है ना ये? ठीक है, चलिए आगे चलिए। चैप्टर 3। सौरभ, चैप्टर 3 दिखाइए। सौरभ, चैप्टर 3 नहीं कर रखा आपने मिनरल्स वाला? क्यों? तो आपने कैमरा ऑन करना सौरभ। मेरी तरफ देखो, आपकी शक्ल कहाँ दिख रही है? मेरे को दिखाओ, नीचे करो। अच्छा, आप हो जो A5 से आए हो। ठीक है, मेरे को मैसेज करना, मैं भेजूंगी कौन कौन से चैप्टर चाहिए। कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ये काम। अभिमन्यु, आप दिखाओ बेटा। अभिमन्यु, हिस्ट्री का नहीं भेजूंगी। ये
कौन दिखा रहा है मुझे? अभिमन्यु, यस अभिमन्यु। अभिमन्यु चैप्टर नंबर 1 हो गया ना आपका? मेरे पास चैप्टर नंबर 1 की पिक किसने भेजी थी? चलो बेटा पेज पलटते चलो फटाफट अभिमन्यु, जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड। ओके, चैप्टर 3 निकालिए मिनरल वाला। यस, टर्न कीजिए पेज, वेरी गुड। हम्म हम्म रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। हम्म हम्म यस, आगे चलिए। सेक्युलरिज्म, यस दिखाइए। हम्म ओके, ठीक है, चैप्टर 2 तक ही। सौरभ सेठी, आप कैमरा ऑन कर लो। सौरभ दिखाइए। सौरभ सेठी, आप क्यों नहीं दिखा रहे? ये किसने ऑन की है नोटबुक? क्या नाम है? हिमांशु है या तन्नू है, ये बताओ पहले। तन्नू ने कौन से चैप्टर से काम स्टार्ट कर रखा है? हिस्ट्री नहीं दिखाओ बेटा मुझे, जियोग्राफी का दिखाओ। जियोग्राफी का चैप्टर 1 कर रखा है आपने? चलो कोई बात नहीं, तनु फटाफट दिखाओ चैप्टर 2। चैप्टर 2 के कितने क्वेश्चन है मुझे वो बताओ, पेज पलटते चलो। वाइल्ड लाइफ वाला चल रहा है, चलिए ये हाँ, चैप्टर नंबर 3 फटाफट कीजिए। एनर्जी वाला टॉपिक चल रहा है, वेरी गुड, जल्दी कीजिए। यस, अरे इधर दिखा, परले वाला पेज इधर, ये साइड वाला। यस, क्वेश्चन नंबर 15, कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। आप मुझे दिखाओ उसका, सिविक्स का। हम्म हाँ यस, पेज चेंज कीजिए। थोड़ा धीरे। टोटल क्वेश्चंस 21। और सेक्युलरिज्म चैप्टर का नेम लिखो। चैप्टर का नेम नहीं लिखा हुआ, सेक्युलरिज्म चैप्टर का नेम लिखो। कितने हो गए ये? टोटल 11, ठीक है। ये तन्नू की नोटबुक की थी। आप ले आओ फटाफट हिमांशु। हिमांशु आप ऑन कीजिए फटाफट। हिमांशु कैसे इतनी जल्दी? नहीं बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आराम से। यस चलो। हम्म चलो। यस, कितने हो गए इसके? कंप्लीट वर्क है ना? ध्यान से लिखा करो, स्पेलिंग में थोड़ा पास लाकर दिखाओ ना, मुझे दिखे मुझे क्या लिख रखा है। डेजर्ट सोइल, ठीक है, चलिए आगे। बार बार फॉर्मेट मत बनाया करो, एक ही बार फॉर्मेट बनाया करो। चलो आगे। यस। चलो आगे चलो। वेरी गुड। चलो हिमांशु, आगे पेज टर्न करो। मिनरल्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, चलो चलो जल्दी करो। हाँ सिविक्स कर दो अब। हम्म चलो आगे। हम्म यस, ओके, आगे चलिए। चैप्टर का नेम लिखो। ठीक है, हिमांशु, ओके, ठीक है। अब गार्गी ओपन करो। गार्गी कर दो। गार्गी चैप्टर 2, वेरी गुड। चेंज कीजिए बेटा, पेज चेंज कीजिए। पेज पढ़ते जाइए, मैं देख रही हूँ आपकी राइटिंग साफ है बिल्कुल। चेंज करो, वेरी गुड। हम्म वेरी गुड बेटा। चैप्टर नंबर 3 निकालो।
यस, चैप्टर का नाम लिखा करो बेटा, ठीक है, चेंज करो। वेरी गुड। आगे। हम्म। यस। हम्म। ओके, आगे चलो बेटा। हम्म। आगे चलो। ठीक है। हाँ बेटा, सिविक्स सिखाओ। यस, पेज टर्न करो। छोटी नोटबुक मत लगाया करो बच्चे। आगे चलो, पेज जल्दी जल्दी बदलो। हाँ, आगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। यस, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। यस, इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए थे इसके। ये इतना स्पेस खाली क्यों छोड़ रखा है? कैसे हेडिंग बनाते हो ये गार्गी? देखो ये आपने क्या लिखा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आपने लिखा रिलीजियन प्रैक्टिसेस, आगे बस उसके बाद पूरी लाइन कवर कर लेते हैं, बस सेकंड लाइन को ही छोड़ते हैं। ठीक है, चलो पेज पलटो। यस। हम्म। ठीक है गार्गी। वंशिका, आप दिखा दो बेटा नोटबुक। सेकुलरिज्म, आगे पेज पलटो गार्गी, फटाफट, एक ही पेज रह गया है। ठीक है गार्गी, आपका लीव कर दो। वंशिका बेटा, ओपन करियो चैप्टर नंबर। बेटा चैप्टर नंबर दिखा मेरे को, पास से दिखा। आपने तो A1 सेक्शन के वो चैप्टर 1 भी कर रखा होगा। दिखाओ जियोग्राफी का चैप्टर 1। चेक है ना, सर के साइन है, ठीक है, चैप्टर 2 दिखाओ। वंशिका मैं आपका लिख देती हूँ। चैप्टर 1 तो चेक है, चैप्टर 2 दिखाओ बेटे। वेरी गुड। हम्म। हम्म। यस, चैप्टर 2 के 20 क्वेश्चंस पूरे हैं वंशिका। यस, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चैप्टर 3। ओके, वेरी गुड। यस। ओके, ठीक है बेटा, सिविक्स सिखाओ। यस, टर्न करते चलो पेज। हम्म। ओके। यस। हाँ जी, आगे चलो। हम्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म, वेरी गुड बेटा, लास्ट क्वेश्चन नंबर दिखाओ, 11। ठीक है, आपका कंप्लीट है। चैप्टर 3 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, बाद में देखूंगी। वंशिका लीव कर दो।